नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। तो द मिलियनियर फास्ट लेन के चैप्टर नंबर 13 में आपने सुना, स्लो लर्नर्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को एजुकेशन के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इंडेंचर टाइम वो टाइम होता है जो आप अपनी जिंदगी कमाने के लिए गुजारते हैं। ये फ्री टाइम का ऑपोजिट होता है। पैरासाइटिक डेप्थ वो डेप्थ होता है जो इंडेंचर टाइम क्रिएट करता है और काम करने को फोर्स करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है द हाइपोक्रेसी ऑफ द गुरुज। द हाइपोक्रेसी ऑफ द गुरुज। There was a time when a fool and his money were soon parted, but now it's happened to everybody. अटलाय स्टीवनसन। एक वक्त था जब एक मूर्ख और उसका पैसा जल्दी अलग हो जाते थे, लेकिन अभी हर किसी के साथ हो रहा है। मान लीजिए कॉलेज के बाद आप थोड़ा सा मोटापे में आ गए हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वापस फिट होना है। आप एक कॉलेज कम्युनिटी की क्लास में एनरोल करते हैं जिसका नाम है हेल्दी न्यूट्रिशन, ईट योर वे टू अ ब्यूटीफुल बॉडी। क्लास का पहला दिन, आप जल्दी पहुंच जाते हैं। आप अपनी जगह लेते हैं और टीचर का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में एक मोटा आदमी क्लास में आता है और फ्रंट में खड़ा हो जाता है। आप सोच रहे हैं, वाह ये काफी मोटा है, पर ये तो चेंज होने आया है, अच्छा है। जब वो आदमी पसीना पसीना होकर पेपर्स के स्टैक के साथ जूझ रहा होता है, आप सोचते हैं ये चेयर पर कैसे बैठेगा, ये तो चेयर से डबल साइज का है। और फिर आपको एक पैराडॉक्स का सामना करना होता है, अरे ये कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि इंस्ट्रक्टर है। आपको लगता है क्या ये सच में हो रहा है? ये आदमी हेल्दी न्यूट्रिशन, ईट योर वे टू अ हेल्दी बॉडी जैसे कोर्स को कैसे सिखाएगा जब ये खुद अपनी टीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है? कैसे कोई इसे सीरियसली ले सकता है? इस हाइपोक्रेसी को देखकर आप क्लास छोड़ देते हैं और ट्यूशन रिफंड के लिए बरसर के ऑफिस जाते हैं। जब बात गुरुज और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की होती है तो आपको भी ये करना चाहिए, क्लास छोड़ देना और रिफंड मांगना, क्योंकि ये लोग पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस के गिल्टी हैं। पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस से पूछता है, क्या आप जो सिखा रहे हो वो आपने अपने पर इम्प्लीमेंट किया है? क्या आप जो सिखा रहे हो उसके लिए आप एक मॉडल हो? क्या आप बटरफेस से स्किन केयर एडवाइस लेंगे? क्या आप बैंकक्रप्ट आदमी से फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे? क्या आप सैनिटेशन वर्कर से मेडिकल एडवाइस लेंगे? क्या आप 90 पाउंड वीकलिन से बॉडी बिल्डिंग एडवाइस लेंगे? पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस मेरे फोरम में काफी हीटेड डिस्कशन का टॉपिक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि कोई वेल्थ स्ट्रेटेजी बताए और उसको अपने लिए यूज ना करे। डू एज आई से, नॉट एज आई डू। पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस तब होता है जब कोई मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी प्रमोट करता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी उसको अमीर नहीं बनाएगी, मतलब वो अपनी ही एडवाइस पर अमल नहीं कर रहा। ऐसे लोग एक वेल्थ इक्वेशन स्लोलेन को सिखाते हैं, लेकिन अपने लिए दूसरों को वेल्थ इक्वेशन फास्टलेन को लेवरेज करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल गुरु सूज को देखता हूँ जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए रिकमेंड करती है, क्या मैं उसे सुनता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं हंस पड़ता हूँ जब क्रैमर लेमन ब्रदर्स में स्टॉक खरीदने के लिए कह रहा होता है, क्या मैं उसे सुनता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों के लिए काफी दुख महसूस करता हूँ जो इन लोगों के इन्वेस्टमेंट एडवाइस को फॉलो करते हैं। मैं उन्हें एक अच्छा एंटरटेनर मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं। मैं उस गरीब आदमी के लिए और भी दुख महसूस करता हूँ जो अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को CNBC पंडित की गवर्नर एडवाइस के चक्कर में खो देते हैं। लोगों को क्या हो गया है? कैसे अपने फाइनेंशियल प्लान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? और फिर आपके अंकल, अब जानते हैं वो आदमी जो जिंदगी की हर एक चीज जानता है, चाहे वो हाउस हेल्ड नेबुला में डार्क मैटर का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो, उसके पास स्टॉक टिप्स, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स और मनी ट्रेंड्स का हमेशा एक आर्मी ऑफ फैक्टॉइड्स होता है। लेकिन याद रखें, वो पेचेक टू पेचेक जीता है। मैं इन लोगों को ब्रोक नो इट ओल्स कहता हूँ, जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं लेकिन खुद गरीब होते हैं। ये मोटे बॉडी बिल्डर की तरह हैं जो अपनी हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं पर खुद फिट नहीं है। इन लोगों को एंटरटेनमेंट की तरह सुनो, एडवाइस की तरह नहीं। अच्छी एडवाइस उस इंसान से मिलती है जो हर मैच जीता है, ना कि उस इंसान से जो फोर्थ क्वार्टर में 0 पर हो। बेस्ट क्वार्टर बैकिंग एडवाइस पीटर मैनिंग से मिलती है, ना कि MJ डिमार्को से। क्या पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस खेल में है? पैसे के खेल में पैसा ही स्कोर कार्ड होता है। अगर कोई आपको बताता है कि उसने कैसे स्कोर किया, तो इंश्योर कीजिए कि वो अपना असली मेथड बताए, ना कि वो इल्यूजन जो असली कल्प्रिट को छुपाते हैं। अफसोस की बात यह है कि अच्छा प्रैक्टिकल पैसे का एडवाइस मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर गुरुज पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस जीते हैं। हाँ, गुरुज आमतौर पे अपनी एडवाइस से रिच नहीं होते, बल्कि वो फास्टलेन के सक्सेसफुल लोग होते हैं जो अपना पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस छुपाते हैं। ये जो पैराडॉक्सिकल मेटाफर्स मैंने पहले बताए थे, वो लोगों के हाइपोक्रेसी को दिखाते हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल रोड मैप को अपने हाथ में दिया। आपको ब्लाइंडली उनके रास्ते पर डाल दिया जाता है
जिसे वो खुद नहीं चलाते, और वो लोग उनके ऊपर अपने कॉर्पोरेट जेट से कंफर्टेबली शैंपेन पी रहे होते हैं। कोई भी आपको अपनी असली कहानी नहीं बताता, पर मैं आपको बताऊंगा। स्लोलेन रोड मैप। स्लोलेन रोड मैप को बेस्ट सेलिंग बुक ऑथर सेंटिमोनियसली प्रोक्लेम करते हैं, जो टीवी, रेडियो और बुक्स के थ्रू फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। जो स्ट्रेटेजीज वो बेचते हैं वो एक बड़े इल्यूजन की तरह होते हैं। क्या आप सीरियसली सोच रहे हैं कि ये लोग अपनी प्रीचिंग से अमीर हो गए हैं, या वो आपको स्लोलेन बेच रहे हैं जबकि वो खुद फास्टलेन में अमीर हो रहे हैं? मैं एक हाइपोथेसिस बताता हूँ इनकी छुपी हुई गेम के बारे में। पहले है सूज। सूज म्यूचुअल फंड्स, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और 401 केस प्रीच करती है। हम सूज को कई मेडिकल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, रेडियो, टीवी और उसके आधे डजन बुक्स में उसका चेहरा हर जगह है। वो स्लोलेन का चाइल्ड पोस्टर है, जो स्लोलेन के जंकेट्स को हाई वॉल्यूम में बेचती है। तो क्या दिक्कत है? अपने आप से ये पूछिए, क्या सूज अमीर हुई है क्योंकि उसने अपने खुद के एडवाइस को फॉलो किया, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और 401 केस? ये जो हाइपोक्रेसी पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस है वो ये है कि सूज का वेल्थ बनाने का तरीका वो नहीं है जो वो आपको सिखा रही है। क्या सूज फास्टलेन से अमीर हुई है जबकि वो आपको स्लोलेन सिखा रही है? क्या वो अपने एडवाइस से अमीर हुई है या फिर उन मिलियंस ऑफ बुक्स बेचकर, या फिर उसने मिलियंस ऑफ बुक्स बेचकर पैसे कमाए? क्या उसकी वेल्थ इक्वेशन उसके टीचिंग से अलग है? ये सोचने की बात है। एक 2007 के आर्टिकल में सूज ने एडमिट किया था कि उसका बल्क वेल्थ लगभग $25 मिलियन बॉन्ड्स में था, खासकर म्युनिसिपल बॉन्ड्स में। उसने ये भी कहा कि सिर्फ 4% का वेल्थ स्टॉक मार्केट में है, क्योंकि अगर मैं $1 मिलियन खो दूं तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह! और ये वो व्हीकल है जिसे आपको अपनी वेल्थ बनाने के लिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। कैसे मिस सूज ने ये $25 मिलियन का नेस्ट एग बनाया? क्या उसकी एडवाइस जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, IRAs, बॉन्ड्स और ट्रेजरीज को चैंपियन करती है, उसने उसका वेल्थ बनाया, या फिर उसने फास्टलेन रोड मैप का यूज किया, वेल्थ को जल्दी इकट्ठा किया और फिर उस वेल्थ को इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया? फिर भी गरीबी के कगार पर खड़े लोगों के लिए उनकी सलाह है कि जब ऐसा लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए। दोस्तों, अमीर लोग इनकम और वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए मार्केट्स का उपयोग करते हैं, इसे बनाने के लिए नहीं। अब डेविड है। जब मैं डेविड की कई बुक्स पढ़ रहा था तो स्लोलेन टाइप की एडवाइस से भरा हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स, अपने पेचेक्स का 10% बचाना, महंगी कॉफी पीना बंद करना और भी स्लोलेन के कुछ आइडियाज। फिर से पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस का चेहरा सामने आता है। क्या डेविड अपनी एडवाइस से अमीर हुआ था या फिर अपनी 11 बुक्स बेचकर? हर बार वही पुरानी स्लोलेन एडवाइस रिपीट करके मिलियंस कमाए। और आखिर में रॉबर्ट है। रॉबर्ट जो हवाई से है और जिसका एक रिच डैड और पुअर डैड है, डबल डैड रॉबर्ट, अपनी टीचिंग्स में ये बताता है कि एसेट्स का असली मतलब क्या होता है और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में होते हैं। एक नेशनल टीवी शो पर रॉबर्ट ने अपनी लंबरगिनी दिखाई थी और मैंने इस एक्स्ट्रावेगेंट डिस्प्ले को आयरनिक और डिसइंजीनियस पाया। क्यों? क्या रॉबर्ट अपने टीचिंग्स के फ्रूट्स को शोकेस कर रहा था? शायद। रॉबर्ट एक फास्टलेन सक्सेस स्टोरी है। उसने अपने ब्रांड को बिल्ड किया और मिलियंस कमाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या सबसे पहले बेस्ट सेलिंग बुक आई थी या लंबरगिनी? क्या ये पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस के नीचे है? क्या रॉबर्ट ने ये स्टेटस आइकन बुक के पहले पा लिया था या रियल एस्टेट टीचिंग्स को लेवरेज करके, या फिर लंबरगिनी उसके मिलियंस ऑफ बुक्स बेचने के बाद? गुरुज मार्केट में एक जरूरत को पूरा करते हैं और मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन सोचिए, क्या वो अपने पैराडॉक्स और मैजिक पोशन के बारे में सच बोल रहा है? क्या वो अपनी प्रीचिंग से अमीर हो गया है या अपनी सेल से? जब आप फास्टलेन के मैथमेटिक्स को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से गुरुज इस पैराडॉक्स से गिल्टी हैं। अगर डू एज आई से और डू एज आई डू मैच नहीं करते तो आपको सस्पिशियस होना चाहिए। मुझे क्या अलग बनाता है? इस बुक में दिए गए फास्टलेन कॉन्सेप्ट ने मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिया है। मेरे पास पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, अच्छा घर, स्पोर्ट्स कार और फ्लैशी रैपर क्रेडिट कार्ड। मुझे ये बुक इन चीजों को पाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं ये भी मान लेता हूँ कि ये फास्टलेन डिस्क्लेमर, ये बुक मुझे और अमीर बना सकती है, क्योंकि ये वही वेल्थ इक्वेशन को लेवरेज करती है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मतलब डू एज आई से और डू एज आई डू मैच करते हैं। स्लोलेन गुरुज का फेलियर माना जाता है। एक स्लोलेन फाइनेंशियल रेडियो शो पर एक कॉलर ने एडवाइस मांगी। कुछ महीने पहले रिसेशन ने उसके सेविंग्स का 50% से ज्यादा हिस्सा नुकसान कर दिया, जो उसने 11 साल में एक्यूमुलेट किया था। स्लोलेन गुरु का एडवाइस था, एक पैलिएटिव प्लान पर स्टिक करो, फिर से कमिटमेंट करो, फिर से बिल्ड करो। मतलब मेरा बेकार प्लान आपको फेल कर चुका है,
जो 11 साल में फेल हुआ, लेकिन फिर भी इसे फॉलो करो। उम्मीद करो कि इकोनॉमी रिबाउंड करे, उम्मीद करो कि इकोनॉमी को कभी और रिसेशन ना हो। उम्मीद, उम्मीद और बस उम्मीद। और हाँ, प्लीज मेरी न्यू बुक रिबिल्ड खरीदो। इकोनॉमी रिसेशन स्लोलिन को एक रिस्की फ्रॉड के रूप में एक्सपोज कर देती है, जिसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये गुरुज अपनी रिच लाइवलीहुड स्लोलिन रोड मैप बेचकर कमाते हैं। उन्हें आपको ये बिलीफ देना जरूरी है कि ये काम करता है। उनका वेल्थ आपकी बिलीफ से आता है। इस रिसेशन के मास्टरफुल एक्सपोज के बाद भी स्लोलिन इल्यूमिनाटी कभी ये नहीं मानते कि उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार है, और उन्होंने अपने मैसेज को चालाकी से रिकैलिब्रेट किया है ताकि सच को छुपाया जा सके। वो अपने फेल्ड रेटरिक को नए बुक्स लिखकर नए टाइटल्स और नए प्लेटिट्यूड्स के साथ बेच रहे हैं, जैसे रिबिल्ड योर वेल्थ, स्टार्ट ओवर, रिकमिट। ध्यान से देखिए, ये लैंग्वेज शिफ्ट बता रही है सच। अगर प्लान इतना अच्छा है तो आपको रिबिल्ड या स्टार्ट ओवर क्यों करना पड़ेगा? अगर स्ट्रेटेजी काम कर रही होती तो ऐसे शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। तो जो ड्रामा चल रहा है उसको चलने के लिए गुरुज को अपने सेम पुराने आइडियाज को नए बुक्स के थ्रू बेचना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि गुरुज को स्टार्ट ओवर या रिबिल्ड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो अपने बेचने वाले प्लान को फॉलो नहीं करते। वो एक बिल्कुल अलग वेल्थ यूनिवर्स में ऑपरेट करते हैं जो अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज पर डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।